नमस्कार, स्वागत है आज के इस ऑनलाइन क्लासेज में। मैं महेंद्र बाना आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के हिंदी माध्यम के चैप्टर नंबर 7 का एक टॉपिक, और इस चैप्टर का नाम है विद्युत धाराओं के चुंबकीय प्रभाव। और इसी में ही हमने आज का जो टॉपिक लिया है वो है हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली या हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियाँ। ये दो साइंटिस्ट थे, हेल्महोल्ट्ज़, और उन्होंने दो कुंडलियां इस प्रकार की बनाई कि जिससे समान रूप से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सके। हमने पिछले अध्याय में ये जरूर सीखा है कि किसी वर्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, और उसी को देखते हुए इन्होंने एक ये ऐसी कुंडली बनाई है जिसको हम लोग हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली कहते हैं, और जिसकी सहायता से चुंबकीय क्षेत्र है वो समान रूप से उत्पन्न होता है, अर्थात बाहर से लगने वाले चुंबकीय क्षेत्र को भी न्यूट्रल किया जा सकता है इसकी सहायता से। तो देखते हैं किस प्रकार की कुंडलियां होती है। तो हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियां, इसका मीनिंग मतलब हो गया कि दो समाक्षीय यानी समान अक्षों वाली हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियां, हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियां, इसमें मैंने पहले से थोड़ा लिख रखा है, दो समाक्षीय तथा एक समान वर्ताकार कुंडलियां जिनमें समान दिशा में समान धारा प्रवाहित होती हो तथा इनके मध्य दूरी इनकी त्रिज्या के बराबर हो, हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियां कहलाती है। यानी ऐसी कुंडलियां हैं, ये दो कुंडलियां हैं, दोनों की जितनी त्रिज्या है उतनी ही यहाँ की दूरी है। हालांकि ये मैंने थोड़ा स्पेस ज़्यादा दिखा दिया है, इतना होता नहीं है, इनके बीच की दूरी इस आर के बराबर ही रहती है। अगर इसमें आप समान दिशा में समान धारा प्रवाहित करना चाहोगे, इसका मतलब दोनों कुंडलियों को श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा, दोनों कुंडलियों को श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। थोड़ी बातें कुछ और लिख देते हैं अपन इसमें, वो कौन कौन से देखते हैं कि इस कुंडली में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो मैं ये लिख देता हूं, इन कुंडलियों की सहायता से समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, या एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। ये दोनों कुंडलियां श्रेणी क्रम में संयोजित होती है, श्रेणी क्रम में संयोजित होती है। अतः इनमें समान परिमाण तथा दिशा में धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है। ये कुछ बातें इसकी हमने फैक्चुअल लिख दी है। उसके बाद अगर अपन देखें कि इन कुंडलियों के मध्य जो चुंबकीय क्षेत्र वो समान उत्पन्न होता है, दिशा एक समान है, और इसी के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी सहायता से बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को निरस्त किया जा सकता है, निरस्त किया जा सकता है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को निरस्त किया जा सकता है। जैसे चित्रानुसार ये चित्र बना लीजिए, दो कुंडलियां हैं, दोनों समकक्ष है, दोनों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्या के बराबर है, और इनके हिसाब से चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होना चाहिए वो अपन लिख देते हैं। ये लिखें पहले थोड़ा।
और इनका ग्राफ या निरूपण भी बता देते हैं। इन्हीं कुंडलियों के नीचे, इन कुंडलियों के नीचे डायग्राम बनाने के साथ साथ दोनों का चुंबकीय क्षेत्र की भी अपन व्यवस्था कर देते हैं, कितना किस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र होगा। ये इस कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र यहाँ प्रदर्शित करेंगे, इसका कहाँ करेंगे, यहाँ पर। ये दोनों के सेंटर है x बराबर 0 पर, ये भी x बराबर 0 पर। दोनों में समान दिशा में समान धारा प्रवाहित, इसका मतलब पीक वैल्यू दोनों के बराबर आनी चाहिए। और थोड़ा नज़दीक बनाओ इस कुंडली का। इस प्रकार ये कंडीशन आ जाएगी, दोनों के चुंबकीय क्षेत्र की पीक वैल्यू भी बराबर रहे, जितना इसका मैग्नेटिक फील्ड रहेगा हाईएस्ट उतना इसका रहे। बी सी, जिसको हम लोग, आपको पता है सेंटर पर किसी कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र रहता है μ0ni/2r, यहाँ पर भी बी सी रहेगा, सी फॉर सेंटर। ये जो मान है, ये मान है x बराबर r/2, यानी कि दोनों कुंडलियों के बीच में जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो उतना रहेगा जितना आधी दूरी तक तो इसका रहेगा और आधी डिस्टेंस तक इसका रहेगा, दोनों के बराबर चुंबकीय क्षेत्र रहेंगे। हम लिख देंगे, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि किसी धारावाही वर्ताकार कुंडली, किसी धारावाही वर्ताकार कुंडली के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, किसी धारावाही वर्ताकार कुंडली के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, बी का सूत्र हमने पिछले वीडियो में डिटरमाइन कर रखा है, वो होता है μ0ni/r² बट्टा होता है 4r² + x² की पावर 3/2। ये सूत्र होता है किसी वर्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। क्योंकि हमने दोनों कुंडलियों को समाक्ष रखा है, मतलब दोनों समांतर हैं, एक दूसरे के आमने सामने, तो बीच का क्षेत्र तो उनके अक्ष वाली स्थिति पर रहेगा। अगर इसको एक्सटेंड करें, ये डायग्राम बनाने के बाद मिटा रहा हूं मैं थोड़ा, ये भी बना लेना थोड़ा। हम कह दें चूंकि दोनों कुंडलियों के मध्य यानी x बराबर r/2 मध्य बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना है, x की जगह r/2 रखो तो b बराबर क्या आ जाएगा, या इसको ये कह देंगे μ0ni/r² डिवाइडेड बाई 4r² प्लस r/2 का होल स्क्वायर की पावर 3/2। इसको आप पूरा डिटरमाइन करते हो तो आपके पास आंसर आ जाता है 4μ0ni। कहाँ गया भाई, इसमें ni बोले जा रहा हूँ, लिख नहीं पा रहा हूँ। इसमें ni लिखना, इसमें भी ni। n होते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, i होता है करंट दोनों में। μ0ni, ये 4μ0ni बटा 5√5 × r, ये मेरे पास आंसर रह जाता है। ठीक है, और देखें, आगे बढ़ते हैं। इसमें भी अगर अपन ये कहें कि मैं और लिखना चाहता हूं तो इसको मैं 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। μ0ni बटा 5√5 × r, याद करो जैसे 2r के साथ मल्टीप्लाई में ले जाता हूं तो ये बन जाएगा 8/5√5 μ0ni बटा 2r। याद करो इस बात को, ये किसका मान होता है, सेंटर पर।
यानी कि मिड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगा 5√5 ऑफ बी सेंटर वाला मान जनरेट होगा। 8 में अगर 5√5 का भाग दोगे तो मान आ जाएगा 0.72 ऑफ बी सी, सी फॉर सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड। अब हम कह देंगे अतः प्रथम कुंडली द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जिसको हम B1 कह देंगे, तो B1 का मान कितना आएगा 0.72 BC, उतना ही आएगा जितना किसी एक कुंडली का कारण आता है, क्योंकि दोनों कुंडलियों में समान धारा उत्पन्न हो रही है, समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो कुंडली के x बराबर r/2 यानी इस डिस्टेंस पर तो यही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, चाहे पहली कुंडली हो चाहे दूसरी कुंडली हो। अब कह देंगे द्वितीय कुंडली द्वारा तो B2 बराबर ये भी आ जाएगा 0.72 ऑफ BC, C का मतलब आप जानते हो एट द सेंटर। अब कह देंगे नाउ टोटल मैग्नेटिक फील्ड, अरे थोड़े अंग्रेजी भी लिखो बच्चों, कुल चुंबकीय क्षेत्र, तो B बराबर आ जाएगा B1 प्लस B2, दोनों के परिमाण सब बराबर है तो ये आ जाएगा केवल B1 के बराबर, तो 2 मल्टीप्लाई 0.72 ऑफ BC, देन इट विल बिकम 1.42, 1.44 ऑफ BC, दैट इज बिकम द वैल्यू बिटवीन द हेल्महोल्ट्ज कॉइल, यानी हेल्महोल्ट्ज कॉइल के बीच में मैग्नेटिक फील्ड का जो मान आएगा वो आएगा 1.44 ऑफ BC, C फॉर सेंटर। अगर इसका मान रखना चाहो तो मान रख सकते हो आप, मान लिख दो, इसका C का मान लिख दो, तो हमारे पास फाइनल B का जो सूत्र आएगा 1.44 μ0 Ni होल डिवाइडेड बाई 2R, ये सूत्र बन जाएगा भाई। मैंने BC का मान रख दिया और कुछ नहीं किया, ये लो, यानी कि किसी हेल्महोल्ट्ज कॉइल के बीच में मैग्नेटिक फील्ड का मान इस प्रकार रहेगा। आगे का टॉपिक देखो भाई, धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की बात की, जिसमें अपन ने पहली बात लिख ली है कि जब किसी सीधे धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित की जाए तो चुंबकीय क्षेत्र उसके चारों ओर उत्पन्न होता है। नंबर 2 बात मैंने लिखवाई है, जब वर्ताकार धारावाही चालक में धारा प्रवाहित की जाए तो इसके कारण निम्न दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। देखो कैसे। नंबर 1 स्थिति, जब किसी तार में धारा एंटी क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त दिशा में प्रवाहित होती हो। कैसे हो? एंटी क्लॉकवाइज। अंग्रेजी वाला नाम याद रखोगे तो अच्छा रहेगा, दक्षिणावर्त और वामावर्त भूल जाओगे। ठीक है, घड़ी के घूमने के अपोजिट दिशा में अगर प्रवाहित हो तो सामने वाला पृष्ठ जो हमें दिख रहा है वो हमेशा उत्तरी ध्रुव की तरह बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा? एन पोल की तरह। देखो एन बन रहा है, इसमें सुंदर बना देते हैं थोड़ा।
ये लो धारा की दिशा। नंबर 2, चित्र बना दो दोनों। यदि धारा क्लॉकवाइज फ्लो करती हो, क्लॉकवाइज, तो सामने का फलक दक्षिणी ध्रुव के समान कार्य करेगा। तो हम इसमें अब लिख देंगे कुछ बातें। ये अब समझने लायक है, ऐसा कोई क्वेश्चन इस पे बनने वाला नहीं है। आपको पता रहना चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस हिसाब से। वैसे भी आप अगर देखो ढंग से तो हमने एक फिंगरप्रिंट वाला नियम सीख रखा है। अगर ट्विस्टेड फिंगर, मुड़ी हुई अंगुलियां करंट की दिशा को बताती है तो चुंबकीय क्षेत्र अंगूठे की दिशा में आएगा। तो आप याद रखो, उत्तरी ध्रुव से हमेशा बल रेखाएं बाहर निकलती है। किधर निकलती है? बाहर निकलती है। इसलिए इसमें अगर आप नियम लगाओ तो अंगूठे की दिशा बाहर की ओर है। इसका मतलब बाहर की ओर किस ध्रुव से उत्पन्न होती है? उत्तरी ध्रुव से। और अगर कुंडली में धारा की दिशा क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है, मतलब ट्विस्टेड फिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। इसका मतलब इसमें अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और अंदर की ओर का मतलब हो गया दक्षिणी ध्रुव है। तो मैं इसमें 2-4 लाइनें लिख रहा हूं, समझे थोड़ा। यदि किसी कुंडली यानी कि वर्ताकार पथ में धारा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, मैं खुद इसमें कंफ्यूज हो जाता हूं कई बार दक्षिणावर्त और वामावर्त में शब्दावली से। एंटी क्लॉकवाइज करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो दिशा में प्रवाहित होता हो तो कुंडली का सामने वाला फलक उत्तरी ध्रुव के समान कार्य करेगा। उत्तरी ध्रुव के समान कार्य करेगा। वह इसका दूसरा फलक का मतलब समझ रहे हो? पृष्ठ, सामने वाला पूरा पूरा भाग। दूसरा फलक दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी मतलब S, उत्तरी ध्रुव का मतलब N, दक्षिणी ध्रुव के समान कार्य करेगा। नेक्स्ट बात, यदि धारा की मतलब क्लॉकवाइज, तो कुंडली का सामने वाला फलक दक्षिणी ध्रुव के समान कार्य करेगा। कुंडली का सामने वाला फलक दक्षिणी ध्रुव के समान कार्य करेगा। अगला टॉपिक लिखें, चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति। चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। एक बात तो ये हम इसमें लिख सकते हैं कुछ बातें कि यदि Q आवेश का आवेशित कण जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है,
एल्फा कण है, बीटा कण है, ये सारे आवेशित कण हैं। अन्य भी कोई आवेशित कण हो सकता है, किसी को रगड़ के आवेशित कर दिया हमने, जैसे कोई दूसरा पिंड है वो हवा से घर्षण बल लगने के कारण उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव के संपर्क में आ जाए, जैसे कनाडा वाला क्षेत्र है, अलास्का वाला क्षेत्र है, वहां आ जाए, तब भी वो एक आवेशित कण की गति कहलाती है। यदि q आवेश का आवेशित कण v वेग से चुंबकीय क्षेत्र B में प्रवेश करे, आवेशित कण v वेग से चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश करे तो इस पर लगने वाला लॉरेंज बल, साइंटिस्ट था एक लॉरेंज, लगने वाला लॉरेंज या फिर चुंबकीय बल Fm बराबर QV क्रॉस B होगा। जैसे ही आप साइन हटाओ तो F मैग्नेटिक फोर्स बराबर आ जाएगा QVB साइन थीटा, ये क्रॉस प्रोडक्ट हटते ही साइन थीटा आ गया। थीटा किस किस के बीच है? आवेशित कण के वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का वेग है, चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। फिर कहते हैं यदि यह आवेशित कण विद्युत क्षेत्र E में भी प्रवेश करे या दोनों में प्रवेश करे, एक ही बात है, दोनों क्षेत्रों में, तो परिणामी बल F बराबर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल और चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल। F E का मान होता है Q इंटू E प्लस इसका मान हो जाएगा QVB साइन थीटा। ये भी सही बात है, ये बल लगता है इस पे। फिर हम कहते हैं यदि केवल चुंबकीय क्षेत्र हो, केवल चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण गति करे, आवेशित कण गति करे तो परिणामी बल F जो है वो Fm के बराबरी लगेगा, जिसका मान आ जाएगा QVB साइन थीटा। क्यों भाई? क्योंकि E का मान तो 0 है, हमने मान लिया ये भी सही बात है। अब विशेष स्थितियां लग जाएगी, कौन कौन सी स्थिति लगेगी देखेंगे। थीटा का मान कितना कितना रखें तो क्या क्या वैल्यू आ जाएगी। विशेष स्थिति में अपन देख सकते हैं, जैसे विशेष स्थिति नंबर 1 देखो, जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो, अर्थात आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा में प्रवेश करे, चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा में प्रवेश करे तो इस पर परिणामी बल किसके कारण भाई? चुंबकीय क्षेत्र के कारण। तो इस पर परिणामी बल चुंबकीय क्षेत्र के कारण शून्य होगा, यानी कोई बल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? देखो,
क्योंकि F इजिकल टू होता है QVB साइन थीटा, और थीटा का मान तो 0 डिग्री है, तो क्या कितना बल आ गया? 0। यानी कि अगर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करे तो किसी प्रकार का उस पर बल नहीं लगेगा। जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र है B, और आवेशित कण इसी दिशा में प्रवेश करे V वेग से, ठीक। आवेशित कण थीटा बराबर है 0 डिग्री, तो F का मान इस पर क्या लगेगा? 0। 2 नंबर स्थिति देखो, यदि थीटा बराबर 180 डिग्री अर्थात आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में प्रवेश करे, विपरीत दिशा में प्रवेश करे, तो इस स्थिति में भी इस पर बल 0 लगेगा, इस स्थिति में भी इस पर यानी आवेशित कण पर, आवेशित कण इस पर परिणामी बल शून्य होगा या लगेगा, अर्थात F बराबर 0। क्यों भाई? क्योंकि साइन 180 डिग्री का मान भी 0 होता है। नंबर 3 स्थिति जो इंपॉर्टेंट है, जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो अर्थात आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करे। इसमें चित्र बना सकते हो आप ऊपर वाले में, सेकंड नंबर में, सेकंड नंबर में आप डायग्राम बना सकते हो। ये मैग्नेटिक फील्ड B है, इसमें B की दिशा ये है, और आवेशित कण जो है वो सामने से आ रहा है V वेग से, तो इन दोनों के बीच एंगल थीटा है जो 180 डिग्री का बन गया। क्योंकि B की दिशा इधर, V की दिशा इधर, दोनों के बीच एंगल 180 डिग्री का, ये बना सकते हो आप पूरा पूरा। अर्थात आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करे तो लंबवत प्रवेश करे तो इस पर स्पर्शीय दिशा में, ध्यान से सुने बात को, स्पर्शीय दिशा में अधिकतम बल लगेगा, जिससे आवेशित कण वर्ताकार पथ में गति करने लगेगा। वर्ताकार पथ में गति करने लगेगा कब? जब लंबवत प्रवेश करे तब। देखते हैं कैसे लंबवत प्रवेश करता है ये, और कितना इसका वर्ताकार पथ में अभिकेंद्रीय बल लगेगा, क्या इसकी त्रिज्या रहेगी। अब 90 डिग्री में कैसे देखें कि जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र है, अब ये तल के अंदर की ओर है, इसकी दिशा का मतलब किधर है? तल के अंदर की ओर। यानी वाइट दिशा में मान सकते हैं इसको। कोई एक आवेशित कण इसमें प्रवेश करता है,
Vx दिशा से, किस दिशा से? Vx दिशा से। चुंबकीय क्षेत्र किधर लग रहा है? By दिशा में। इनके बीच एंगल कितना डिग्री का है? थीटा बराबर है 90 डिग्री का। तो इस पर जो परिणामी बल लगेगा ना वो इन दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। क्योंकि आपको पता रहना चाहिए, 11वीं क्लास में सीखा था कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल जो आता है ना वो हमेशा इन दोनों के तल के लंबवत आता है। अगर Vx दिशा में है, By दिशा में है तो ये z दिशा में होगा, याद रखें इस बात को, क्योंकि I क्रॉस j कैप बराबर होता है k कैप। दो सदिशों का सदिश गुणनफल का परिणामी दिशा हमेशा उन दोनों सदिशों के लंबवत रहती है। अगर एक I कैप यानी x दिशा में है, दूसरा y दिशा में है तो उनका परिणामी z दिशा में आएगा। जैसे एक बोतल की उदाहरण दूं, बोतल का ढक्कन अगर खोलते हैं तो दो दिशा में बल लगा रहे हैं, एक फिंगर से एक थंब से, लेकिन ढक्कन की जो दिशा है या तो ऊपर की तरफ चलेगी या नीचे की तरफ। ये सर्क्यूफेरेंस वाला नियम है, या फिर हम कह सकते हैं सर्कुलर लॉ है, जिसमें वेक्टर वाला नियम लगता है। I क्रॉस j बराबर k, j को k के साथ मल्टीप्लाई करो तो I आ जाएगा, k को I के साथ करो तो j आ जाएगा। मैंने सर्कुलर नियम भी आपको सिखाया था उस टाइम कि अगर I को j के साथ अगर वेक्टर प्रोडक्ट करें तो k कैप की डायरेक्शन आएगी, j को k के साथ प्रोडक्ट में लाएं तो I कैप आएगा, और k को I के साथ करें तो j कैप आएगा। अगर उसको उल्टा घुमाएं तो माइनस चिन्ह आ जाता है। जैसे j को I के साथ प्रोडक्ट में लाएं तो माइनस k कैप आ जाएगा। लेकिन I की z डायरेक्शन हो सकता है z की नेगेटिव डायरेक्शन हो। कहने का मतलब दो v क्रॉस b था, हमारे पास परिणामी सूत्र क्या था? F इज इक्वल टू होता है q v क्रॉस b। इसका मतलब क्या है? v और b से जो परिणामी डायरेक्शन बनेगी वो इन दोनों के ही लंबवत बनेगी। ये एक मीनिंग है इसका। तो हमने अभी देखा कि अगर v वेलोसिटी से अगर कोई पार्टिकल अंदर इंटर करता है तो वो वर्ताकार पथ में घूम जाता है। ये बात हमने लिखी है अभी यहाँ पर। इसका मतलब इसका जो पाथ होगा वो किस प्रकार होगा? वो हो जाएगा इस प्रकार, ऐसे r रेडियस के पाथ में घूमने लग जाएगा। यहां डायग्राम और बना दो। ये अंदर की ओर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल है, ये इसका परिणामी बल है जो z दिशा में लग रहा है, Fz है ये। अब देखो, आवेशित कण को वर्ताकार पथ में घुमाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल देखो कैसे आएगा। आवेशित कण को वृत्ताकार घूर्णन कराने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, इसके चुंबकीय बल के बराबर होगा। इसका मतलब mv² जो होता है अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल? अभिकेंद्रीय बल। याद रखो, कोई भी कण अगर वर्ताकार पथ में घूमता है तो उसमें केंद्र की ओर जो बल लगता है उसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय, और केंद्र से बाहर की ओर जो लगेगा वो कहलाता है अपकेंद्रीय। इसका मान होता है mv²/r, चाहे अपकेंद्रीय हो चाहे अभिकेंद्रीय। यानी कि इसके अंदर की ओर जो बल लग रहा है दैट इज mv²/r, बाहर की ओर जो बल लगता है वो mv²r के बराबर ही होगा, लेकिन माइनस में आएगा। बाहर वाले को बोलते हैं अपकेंद्रीय और अंदर की ओर बोलते हैं अभिकेंद्रीय। अगर आप किसी एक पत्थर को धागे से बांधकर घुमाते हो तो पत्थर और धागे के साथ जो अंदर की तरफ फोर्स लगता है वो लगता है अभिकेंद्रीय, और बाहर की तरफ जो खिंचाव महसूस करता है पत्थर वो लगता है अपकेंद्रीय। दोनों बल जब तक बराबर हैं
तब तक वो वर्ताकार घूमता रहेगा। अगर धागा टूट जाए तो बाहर की तरफ चला जाएगा, मतलब सेंट्रीफ्यूगल अपकेंद्रीय बल ज्यादा हो जाएगा। और अगर धागा लूज पड़ जाए तो पत्थर अंदर आ जाएगा, इसका मतलब अभिकेंद्रीय बल ज्यादा हो गया। तो हमारे पास, मैंने अभी कहा कि वर्ताकार पथ में घूमने लग जाता है कौन? आवेशित कण। किस कंडीशन में? जब वो 90 डिग्री से अंदर प्रवेश करता है तब। तो इसका मतलब उस स्थिति में उसको अभिकेंद्रीय बल प्रदान कौन करेगा? क्यू वी बी प्रदान करेगा। देखो वी बी साइन थीटा का मान तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। अब देखो आगे, वी स्क्वायर था, ये वी कैंसिल, दैट इज बिकम एम वी अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू बी। अब कह देंगे वर्ताकार पथ की त्रिज्या, अतः वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, ये जो वर्ताकार पथ में घूमेगा इस त्रिज्या का मान कितना आएगा? इस आर को ऊपर ले जाओ भाई, तो आ जाएगा एम वी अपॉन क्यू बी। एक नंबर बात ये आ गई। अब ये बार बार घूमता रहेगा, इसका मतलब एक चक्कर कंप्लीट करने में समय कितना लेगा ये भी देखना है अपने को। यानी कि ये एक चक्कर यहां से रवाना हुआ, वापस घूम के वापस यहीं आएगा, तो टाइम कितना लेगा? जिसको कहते हैं आवर्तकाल। आवर्तकाल T बराबर आएगा वर्ताकार पथ की लंबाई, वर्ताकार पथ की लंबाई बट्टा वेग। अब वर्ताकार पथ की लंबाई कितनी हो जाती है? 2 पाई आर, 2 पाई आर बट्टा वी आ गया, 2 पाई आर बट्टा वी। आर का मान ऊपर पड़ा ही है अपने पास, तो फाइनल आंसर मेरे पास आ जाएगा। ये चित्र बना लेना दोनों तीनों, ये भी बना लेना, ये और ये दोनों बनाने हैं। T इज इक्वल टू आ गया 2 पाई आर की जगह मेरे पास आ जाएगा एम वी अपॉन क्यू बी, ये आर का मान, और नीचे v चल ही रहा था, v से v कैंसिल, दैट इज बिकम 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ये t का मान आ गया। आवर्तकाल यानी एक चक्कर पूरा करने में लगा समय है ये आवर्तकाल। अब कह देंगे एकांक समय में कितने चक्कर लगे, जिसको हम आवर्ती बोलते हैं। आवर्ती का मतलब एकांक समय में तय किए गए चक्रों की संख्या, एकांक समय में तय किए गए चक्रों की संख्या, अतः आवर्ती। आवर्ती का मतलब होता है एकांक समय में तय किए गए चक्रों की संख्या, एक सेकंड में कितने चक्कर काट लेगा वो, ये इस प्रकार साइक्लिक रूप से। आवर्ती को म्यू से लिखते हैं, कई किताब वाले एफ से भी लिखते हैं, कई एन से भी लिखते हैं। इसका मान होता है 1/T। तो म्यू इज इक्वल टू, इसको बोलेंगे म्यू, क्या बोलेंगे? म्यू। तो म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 1/T, मतलब क्यू बी ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 पाई एम। फिर कह देंगे कोणीय आवर्ती, कोणीय आवर्ती को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, डब्ल्यू जैसा सिंबल है, देखो ओमेगा, ओमेगा का मान होता है 2 पाई न्यू। अगर इस म्यू को 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, देन इट विल बिकम क्यू बी अपॉन एम। इसका मतलब कोणीय आवर्ती का मान आता है क्यू बी अपॉन एम। तो ये कंडीशंस आती है जब कोई कण वर्ताकार पथ में गति करता है, तब जब कोई कण वर्ताकार पथ में। जे अभी मैंने एक चित्र बनाया था शायद इस प्रकार का, इस प्रकार का, उसमें ये स्पर्श रेखीय दिशा में वेलोसिटी को प्रेजेंट करना बच्चों, शायद मैंने v लिख दिया था भूल से। ये वेलोसिटी, वेलोसिटी की दिशा इधर, तो बल लंबवत लगेगा इसके अंदर की ओर। अभी एक चित्र बनाया था ऐसा मैंने, मेरे याद आया अभी, शायद मैंने यहाँ फोर्स, यहाँ भी फोर्स, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, टेंजेंशियल। अंदर की साइड में बल लगेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है वो x दिशा में लग रहा है, ऐसे y दिशा में मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, x दिशा में v का मान है, तो इसके लंबवत आ जाएगा z दिशा में फोर्स।
अगला अपना टॉपिक रहेगा, ये 90 डिग्री आ गया। तीसरी स्थिति अपने पास आएगी या चौथी स्थिति वो आएगी जब थीटा इज लेस देन या 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। चौथी स्थिति ये आ जाएगी, यानी कि आवेशित कण 0 से 90 डिग्री के बीच प्रवेश करे। आवेशित कण 0 से 90 डिग्री के बीच प्रवेश करे तो ऐसी स्थिति, यानी कि 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। तीसरी स्थिति मैंने लिखवा दी थी 90 डिग्री। चौथी स्थिति आ जाएगी मेरे पास थीटा इज लेस देन 0 या लेस देन 90 और ग्रेटर देन 0। 0 और 90 डिग्री के बीच अगर कोई कण प्रवेश करता है तब कैसी स्थिति बनेगी वो अपन नए वीडियो में सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।